नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ताजा कोशिश पर। साथ ही हम विश्लेषण करेंगे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध का। कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप और पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत। शांति मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच हंगरी में होगी बैठक। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल की आपूर्ति पर संशय बरकरार। श्रीलंका के पीएम हरिनी अमरसूरिया ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मछुआरों के कल्याण सहित शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार मुद्दे पर चर्चा। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति अल सीसी को गाजा शांति समझौते में अहम भूमिका के लिए दी बधाई। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर। यूनुस ने चार्टर को बताया राष्ट्रीय एकता के लिए मील का पत्थर। विद्रोह का नेतृत्व करने वाले एनसीपी सहित कई दलों ने हस्ताक्षर का किया बहिष्कार, बताया राजनीति से प्रेरित। अफगानिस्तान सीमा पर स्थित पाकिस्तान सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला, 7 सैनिकों की मौत, 4 हमलावरों को सेना ने किया ढेर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। मेडागास्कर में तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल रेंड्रिया निरीना ने संभाला राष्ट्रपति पद। 2 साल बाद चुनाव की संभावना। लोकतंत्र की बहाली के लिए ईयू की सभी पक्षों से बातचीत की अपील। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा युद्ध को शांत कराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध की ओर केंद्रित किया है। इस युद्ध को शांत कराने के मकसद से ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों के बीच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात करने पर भी सहमति बनी है। ऐसे में अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर रहे ज़ेलेंस्की का पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। गाजा में मिली बड़ी सफलता से आत्मविश्वास से भरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन जंग पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। कई बार की नाकाम कोशिशों से खिन्न राष्ट्रपति ट्रंप हाल के दिनों में रूस को कड़ा संकेत देते दिखाई दिए थे। बदलती परिस्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रति उनके रुख में नरमी भी आई थी। इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की के साथ आज होने वाली मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गुरुवार को फोन पर बात की। करीब 2 घंटे चली बातचीत को राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद सकारात्मक बताया। ट्रंप ने बताया कि उनकी बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और जल्द ही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि उन्होंने मुलाकात की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। रूस की ओर से कहा गया कि बेहद स्पष्ट और भरोसेमंद बातचीत के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर तुरंत तैयारियां शुरू की जाएंगी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में उम्मीद की जा रही थी कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा होगी, लेकिन अब अचानक अमेरिका रूस के बीच नए शिखर सम्मेलन ने इस संभावना पर संदेह पैदा कर दिया है। पुतिन से फोन पर बात करने के बाद ट्रंप बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें बेचने पर सहमत दिखे ट्रंप अब कह रहे हैं कि ऐसा होना मुश्किल है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को भी टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है। ये सही है कि अमेरिका के पास ये भारी मात्रा में है, लेकिन हम अपना स्टॉक पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की उन हथियारों की मांग कर रहे हैं जिससे रूस के भीतर हमला किया जा सके और प्रमुख सैन्य ठिकानों, ऊर्जा केंद्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सके।
उनका मानना है कि इस तरह के हमलों से पुतिन युद्ध समाप्ति के लिए सीधे वार्ता करने पर मजबूर होंगे। रूस शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है। बताया जा रहा है कि पुतिन ट्रंप की वार्ता में भी ये मुद्दा उठा। रूस ने साफ कर दिया कि टॉमहॉक मिसाइलें देने से क्षेत्र की स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों को गंभीर नुकसान हो सकता है। टॉमहॉक पर ट्रंप के नहीं के संकेत के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों और रक्षा कंपनियों से मुलाकात की। इस बीच जर्मनी ने कहा है कि ट्रंप के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि पुतिन दबाव के कारण ऐसा करने के लिए तैयार हुए हैं। वहीं हंगरी का कहना है कि यूक्रेन मुद्दे को जंग के मैदान में नहीं, बातचीत के मेज पर सुलझाया जा सकता है। अगर पुतिन हंगरी आते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और इस पर ज्यादा बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यही है कि बीच में थोड़ा सा ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने का मामला था, इसको लेकर के जो बातचीत हो रही थी वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन कल फिर प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी, जो बहुत राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले बहुत ही प्रयास किया वहां पर, चाहे वो सीज फायर हो या पूरी तरीके से वहां पर उस युद्ध को रोका जा सके, परंतु उसमें वो बिल्कुल ही नासफल रहे। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को बुलाया अंकारा में, अलास्का में, एंकरेज में उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत ही भव्य स्वागत किया राष्ट्रपति पुतिन का, ये समझकर कि जो अगर उनको वो अच्छा आदर सत्कार करेंगे तो शायद उनसे थोड़ा सा उनके रुख में, पुतिन के रुख में थोड़ी नमी हो जाएगी। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वापस जाकर राष्ट्रपति पुतिन ने और भी ज्यादा इस युद्ध को एस्केलेट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने बहुत धमकी तरीके से भी, राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को कहा, जो मैं उनसे बहुत ही नाखुश हूं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हूं, क्योंकि उन्होंने युद्ध को एस्केलेट कर दिया है। और अभी मैं समझता हूं, जो ये समाचार जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम टोमाहोक मिसाइल्स ये दे देंगे राष्ट्रपति जेलेंस्की को, यूक्रेन को। तो ये एक और तरीका है दबाव डालने का राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर, जो वो इसके लिए मान जाएं, सीज फायर के लिए मान जाएं, या फिर किसी प्रकार से वो उसमें बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब आगे देखना होगा हंगरी में क्या बातचीत होती है। परंतु मैं एक बात यही कहूंगा, जो उससे पहले टोमाहोक के ऊपर कोई भी फैसला करना मेरे विचार से मुमकिन नहीं है। अशोक जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जेलेंस्की वॉशिंगटन में है और वो काफी वहां पर जोर लगा रहे हैं कि अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल किसी तरह से यूक्रेन तक पहुंचा दे। कल जो बातचीत हुई है, इसके बाद अब संभावना कितनी रह जाती है टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन तक पहुंचाने की? देखिए, मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप ने काफी हद तक ये अपना मन बना लिया था, जो उनको यूक्रेन को ये मिसाइल देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से ही दबाव पड़ सकता है पुतिन के ऊपर, जो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करने के लिए आए। परंतु अब क्योंकि उनकी मुलाकात वहां पर हंगरी में निश्चित हो गई है, तो मैं समझता हूं जो उससे पहले तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनके पास कोई, राष्ट्रपति ट्रंप के पास कोई लिवरेज नहीं रह जाएगा। उनके पास कोई दबाव डालने के लिए पुतिन के ऊपर कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह जाएगा, मसला नहीं रह जाएगा। अब वो पुतिन को कहेंगे, जो तुम आओ नेगोशिएट करो, नहीं तो मैं टोमाहोक मिसाइल दूंगा और उससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो मैं समझता हूं ये सोचकर अब आगे बातचीत हो रही है। तो पहले जो उनका मन बना था, जो क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए कोई और चारा नहीं है यूक्रेन को टोमाहोक मिसाइल देने के अलावा। परंतु अब क्योंकि मुलाकात होने वाली है उनकी, तो इसीलिए वो कुछ अपने पास ही थोड़ा सा कुछ ट्रम्प कार्ड रखना चाहेंगे, थोड़ा एम्युनिशन रखना चाहेंगे फिगरेटिवली, जिससे कि वो पुतिन के ऊपर दबाव डाल सके। अशोक जी, बातचीत के लिए हंगरी को चुनना, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा, जो हंगरी के रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, पुतिन के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। अगर 27 देश देखा जाए यूरोपियन यूनियन में, तो एक हंगरी है और एक स्लोवाकिया है, जो कि पूरे और देशों के साथ जिसका मत नहीं मिलता है, जो हमको यूक्रेन को सहायता करते जाना चाहिए और यूक्रेन के पीछे हमको खड़े रहना चाहिए। उनका कहना है, जो बस अब बहुत हो गया है, यूक्रेन को
हमें इतनी सहायता उसके साथ नहीं करना चाहिए। रूस के साथ में अपने संबंध अच्छे करने चाहिए। दूसरी बात, हंगरी की जो सरकार है वो राइट विंग सरकार है, राइट ऑफ द सेंटर सरकार है, और उनके और राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े अच्छे उनके संबंध हैं, क्योंकि वो भी राइटिस्ट रिपब्लिकन हैं और बहुत ही एक्सट्रीम राइट पर बहुत सारी, चाहे वो इमिग्रेशन के विरुद्ध हो या ट्रेड के मामले में हो, बड़ी ही राइट साइडेड पॉलिसीज वो लेते हैं। तो उन दोनों में भी बहुत अच्छा समन्वय है, सहयोग है, मन का मेल जोल है। तो इसीलिए वहां उसको चुनना दोनों के लिए बड़ा ही कंफर्ट लेवल होगा। पुतिन के लिए भी कंफर्ट लेवल बड़ा अच्छा होगा और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह है जो चुनी है, जो दोनों के लिए वो समझेंगे, जो हम यहाँ पर आकर बिल्कुल सामान्य तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी जरूर जरूर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चीन और अमेरिका के बीच भीषण व्यापार युद्ध जारी है। इस बीच चीन को अमेरिका की दुखती रग मिल गई है और ये दुखती रग है रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल पर चीन का लगभग एकाधिकार है और इसकी जरूरत अमेरिका को सामान्य तकनीकी से लेकर रक्षा तकनीकी तक होती है। ऐसे में चीन ने इस मेटल के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण कर अमेरिका को और नाराज कर दिया है। अमेरिका ने भी इसके बदले और 100% टैक्स लगाने की धमकी दी है। आइए इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते चीन के वाणिज्य मंत्रालय से की गई घोषणा नंबर 62, ये सिर्फ एक साधारण ऑर्डर नहीं बल्कि एक तरह से लेटर बम था, जिसने चीन और अमेरिका के बीच जारी अस्थायी ट्रेड सीजफायर को झकझोर कर रख दिया। दुर्लभ मृदा के निर्यात पर नए प्रतिबंधों के प्रावधानों को समेटे यह आदेश महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति पर बीजिंग की मजबूत पकड़ को दर्शाने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक संदेश भी था कि व्यापार युद्ध में चीन के पास कितना मजबूत और महत्वपूर्ण हथियार है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब इसी महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की उम्मीद है। दुनिया की जरूरतों का लगभग 70% से ज्यादा इन खनिजों का उत्पादन और 90% प्रोसेसिंग चीन करता है। नए नियमों के तहत विदेशी कंपनियों को अब रेयर अर्थ की कम मात्रा वाले उत्पादों के निर्यात के लिए भी चीनी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि उन उत्पादों का इस्तेमाल कहां और किस मकसद से होगा। लिथियम बैटरी और कुछ तरह के ग्रेफाइट के निर्यात पर भी इसी तरह की पाबंदियों की घोषणा की है। चीन इसके पीछे का तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा बताता है। चीन के इस कदम के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में चीन को पूरी दुनिया की सप्लाई चेन कंट्रोल करने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन नहीं मानता है तो 1 नवंबर से चीन से आने वाले सामानों पर 100% टैक्स लगा दिया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीन की ये हरकत चीन बनाम दुनिया जैसी है और अमेरिका अब अपने भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने चीन को रोकने के लिए भारत और यूरोपीय देशों से समर्थन की उम्मीद जताई है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका एक तरफ भारत पर 50% टैरिफ थोपे हुए है तो दूसरी ओर मदद की उम्मीद भी करता है। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिका ने दुर्लभ मृदा प्रतिबंधों को लेकर जानबूझकर अनावश्यक गलतफहमी और घबराहट पैदा कर रहा है। इसी हफ्ते दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाजों पर नए बंदरगाह शुल्क भी लगाए हैं। अमेरिका की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण उसकी रक्षा ताकत इन खास खनिजों पर काफी निर्भर है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, वर्जीनिया और कोलंबिया क्लास पनडुब्बियां, रडार सिस्टम, JDAM और प्रेडेटर ड्रोन यहीं से चलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां अमेरिका इनका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन 5 से 6 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, अगर ये ट्रेड वॉर की बात करें हम यूएस और चाइना के बीच में, क्या कहेंगे, चाइना को एक बड़ा हथियार मिल गया है रेयर अर्थ मेटल के रूप में? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो चीन को ये बहुत बड़ा हथियार मिला है। आपको याद होगा जो ट्रंप की जो पहली टर्म में जब उन्होंने ऐसे ही टैरिफ्स लगाए थे चीन के ऊपर 2019 में,
तो तब चीन बिल्कुल निहत्था था, बेहथियार था। उसके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जो वो किसी भी प्रकार का एक्शन अमेरिका के विरुद्ध ले सके। परंतु अब 5 साल बाद, 4 साल बाद उसने अपने को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और उसने कोई आंख भी नहीं झपकी। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके ऊपर टैरिफ लगाए तो एक के बाद एक चीन भी उसको ज्यादा करता गया। और अब तो उसने अपना, जिसे कहा जाए, तुरुप का पत्ता चला है। जो उसने कहा है, जो पहले उसने सभी इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर उसने पाबंदी लगा दी। और अब तो जो सब किया है वो केवल अमेरिका के विरुद्ध नहीं किया है, पूरे विश्व के विरुद्ध किया है। यहाँ तक कि अगर किसी उसमें किसी भी पदार्थ में, फिनिश गुड में 0.1% से भी ज्यादा प्रोसेस्ड कोई ऐसा रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल होता है तो जो चीन से आया है तो उसको चीन की अनुमति मांगनी होगी। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अंकुश बन गया है। और सबसे बड़ा तो अमेरिका के लिए, क्योंकि ये सभी चीजों के लिए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, डिफेंस हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नए सेमीकंडक्टर चिप्स हो, हर एक में इसका प्रयोग होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए पूरे केवल अमेरिका के लिए नहीं परंतु पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। और पूरी विश्व को एक साथ मिलकर इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि जैसे आपके रिपोर्ट में आपने ठीक बताया, 70% से ऊपर ज्यादा माइनिंग चीन करता है और 90% से ऊपर प्रोसेसिंग चीन के पास है। तो इसीलिए पूरे विश्व में कमी है, परंतु सबको मिलकर अगर वो ऐसा करते हैं, मिलकर अपने जो भी फोर्सेस हैं सहयोग बढ़ाते हैं, तो इसका उत्तर उनको उसी में सहयोग में ही ढूंढना पड़ेगा। अशोक जी, यहीं पर सवाल आता है। जो अमेरिका के अधिकारी बोल रहे थे कि अब पूरी दुनिया के साथ ये लड़ाई है, पूरी दुनिया को एक होना चाहिए, भारत जैसे देशों से भी उन्होंने सहयोग की आकांक्षा वहाँ पर जताई है, लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो टैरिफ नीति रही है, ऐसे में चीन के खिलाफ पूरी दुनिया को क्या एक कर पाएगा अमेरिका? जी देखिए, बहुत ही ये हिपोक्रिटिकल है। जो कहीं तो आप उनके ऊपर, भारत के ऊपर जैसे इतना सबसे बड़ा आपने वार किया हुआ है और फिर कहते हैं जो हमें भारत से सहायता चाहिए। तो इसको, इनको अपना वो इसमें तालमेल बिठाना पड़ेगा। जो आप ऐसे नहीं कर सकते, एक को तो आप लड़ाई कर रहे हैं और फिर दूसरा कहते हैं जो आप हमारा सहयोग करें क्योंकि हम बहुत मुश्किल में है, पूरा विश्व मुश्किल में है। ये बात ठीक है, पूरा विश्व मुश्किल में है, उसको साथ में आकर काम करना पड़ेगा। चीन के जो ये नीतियां हैं उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। परंतु ट्रंप को ये भी समझना होगा, जो भारत के ऊपर से ये जो इतना बड़ा टैरिफ लगाया हुआ है वो उसको जरूर हटाना होगा। और मैं समझता हूँ जो बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच में, कम से कम वो जो रूस से तेल लेने की बात जो है 25% का, वो तो उनको जरूर हटाना चाहिए अगर वो चाहते हैं किसी भी प्रकार का सहयोग भारत से। आखिरी बात मैं इसमें चंद्रशेखर जी यही कहूंगा, जो जब मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां पर अमेरिका, 13 फरवरी उनकी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति ट्रंप से। तो तब सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग की बात हुई थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रीमेंट हुई थी। तो उसको हमें आगे ले जाना है, परंतु आगे ले जाने का तरीका यही है जो भारत के ऊपर कोर्शन और दबाव और प्रेशर अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है अशोक जी, ये जो ट्रेड वॉर चल रही है चीन और अमेरिका के बीच में, ये आगे किस दिशा की ओर जाते हुए आपको दिख रही है? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप तो चाहते हैं जो किसी प्रकार की डील हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जो उनके ऊपर ज्यादा ना तो टैरिफ लगाया है चीन के ऊपर, और जब चीन के ऊपर ये टैरिफ लगाने का दिन आ गया था तो उसको उन्होंने 3 महीने तक उसको मुलतवी कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया है आगे ले जाने के लिए। अब ये चीन ने ऐसा पासा फेंका है जबकि ये वाली खत्म होने वाली थी, मियाद खत्म होने वाली थी। तो अब देखना पड़ेगा, परंतु मुझे नहीं लगता है। देखिए, दोनों देशों के बीच में तनातनी इसी है क्योंकि दोनों देश प्रभुत्व चाहते हैं पूरे विश्व का। अब चीन को मालूम है अभी तो वो चैलेंज नहीं कर सकता है पूरे तरीके से, चुनौती नहीं दे सकता है, परंतु फिर भी जहां उसका एडवांटेज है वहां पर वो जरूर अमेरिका को चुनौती देगा, देता रहा है और यही प्रयास करेगा जो
साउथ ठीक के है। जो देश हैं, ब्रिक्स के देश हैं, एससीओ के देश हैं, उनको अपने साथ मिलाने का प्रयास करे और अमेरिका के साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाए। ठीक है। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत धन्यवाद। दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में शुक्रवार को एक आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 13 सैनिक घायल हुए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक हमले के लिए जिम्मेदार 4 हमलावर भी मारे गए हैं। ये हमला इस्लामाबाद और काबुल के बीच दोहा में होने वाली शांति वार्ता और पाकिस्तान और तालिबान के बीच कई दिन चले हिंसक संघर्ष के बाद बुधवार को हुए 48 घंटे के सीज फायर के बाद हुआ है। हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बांग्लादेश में संसद के आसपास का इलाका हिंसक झड़पों का एक बार फिर गवाह बना, जब जुलाई फाइटर्स राष्ट्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर से पहले रैली निकालने की कोशिश करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। रैली निकालने वाले लोगों में जुलाई 2024 के विद्रोह में मारे गए और घायल लोगों के परिजन शामिल थे। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को चार्टर में शामिल करने की जिद पर अड़े हैं। फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स की नींव रखने के लिए यूएन सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है तो हम उन्हें ही मार देंगे। अफ्रीकी द्वीपीय देश मेडागास्कर में सेना के कर्नल माइकल रेड्रियनिरिना ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। इससे पहले युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। मंगोलिया के प्रधानमंत्री गोम्बोजव जंदन शतर ने संसद में समर्थन खोने के बाद पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। 55 वर्षीय जंदन शतर को केवल 4 महीने पहले जून में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अब मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, जिसे संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। ताइवान सरकार ने ताइवान के अधिकारियों को अगले सप्ताह चीन द्वारा ताइवान द्वीप के चीनी शासन में वापसी की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। ताइवान का आरोप है कि चीन अपने उद्देश्यों के लिए इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहा है। वेनेजुएला तट के पास कैरिबियन सागर में अमेरिकी सेना ने एक और ड्रग तस्करी जहाज पर हमला किया है। इसमें कुछ ड्रग तस्करों के बच जाने की भी खबरें हैं। वहीं कैरिबियन में ट्रंप प्रशासन के इस अभियान की देखरेख कर रहे एडमिरल ने अचानक अपना पद छोड़ दिया है।